एक टाइम पे फारूक अब्दुल्ला कहता था कि पाकिस्तान पे बमबारी करो। एक टाइम पे मैंने खुद उनको सुना कि उसने कहा अब हमारे बच्चे पत्थर से जहाद कर रहे हैं। एक टाइम पे उन्होंने कहा कि अब हमारा फैसला चाइना करेगा। तो हमारी भी किताब खोलिए, इनकी भी खोलिए। और ये जो लोग कहते हैं ए टीम बी टीम, जो भी टीम कहे, ये तो आज शिवसेना के साथ इन्होंने अलायंस किया। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ वादी कश्मीर के अंदर भी सियासी सरगर्मियां जारी है और सियासी माहौल के चलते चूँकि लोकसभा इलेक्शंस मुनक़द किए जा रहे हैं और 13 तारीख को श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से जो है वो वोटिंग होगी और जितनी भी पार्टीज़ यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को नामजद किया। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के प्रेसिडेंट शेख इशफाक जब्बार, जो कि फॉर्मर एमएलए भी रहे गांधरबल के। इनसे बात करेंगे और पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से ही बात करेंगे। इशफाक साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैदान के अंदर मौजूद है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को सपोर्ट देने की वजह क्या है? कौन से कमिटमेंट्स पे आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को सपोर्ट किया? देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, पहले तो मैं खुद यहाँ लड़ना चाहता, जो मेरे साथी चाहते थे कि मैं खुद लड़ूं, लेकिन हमने फिर सोचा कि वो डिवीज़न ऑफ वोट्स हम नहीं चाहते हैं कि अपनी पार्टी भी लड़े, बाकी पार्टियाँ भी लड़े और हमारा वोट डिवीज़न हो जाए। हमारा कॉमन अपोनेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, जो आप सबको पता है। हम समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यहाँ 40 साल जो भी ये आज ये कन्फ्लिक्ट है, जो ये तबाही हो रही है बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलत पॉलिसियों की वजह से, जो इन्होंने एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी इस पार्टी को बनाया है, उस वजह से हम चाहते थे कि किसी तरीके से हमें इनसे छुटकारा मिले जम्मू कश्मीर के आवाम को। तो हमने बेहतर समझा कि हम जॉइंटली एक स्ट्रेटजी बनाए और जॉइंटली एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, जिससे कि हम कश्मीरी कौम का, खुसूसन हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, कि यहाँ हमारे बहुत सारे चैलेंजेस है जिसके लिए हमें आगे जदोजहद करनी है। कश्मीर को खोई हुई आइडेंटिटी वापस दिलवानी है। यहाँ जॉब्स का इशू है, जो हमें जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लैंड्स का इशू है, लैंड गारंटी मिलनी चाहिए। यहाँ जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने, जो आप बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी की जानिब, जो आपने अपनी पार्टी की ओर अपना समर्थन जो जाहिर किया है, आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट दिया है, तो आपका ये तो क्लियर पॉइंट है। फिर जो अपनी पार्टी का मंशूर है वो इशफाक जब्बार का भी मंशूर है। हमारे कुछ इश्यूज़ पे हम जॉइंटली हमने एक अलायंस किया है, जैसे कि जो कैदों में बंद है हमारे बच्चे जेल खानों में, उनको हमें जॉइंटली एक दिल्ली के साथ सीरियस डायलॉग करना है और उनको किसी तरीके से हमें जेलों से बाहर निकालना है। एक दूसरा सवाल, आपने बड़ी बात कही अपनी तकरीर के अंदर, कश्मीर के नौजवानों के हाथ में गन थमा देने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। वाज़ेह करें इस बात को आप। देखिए, ये अगर इसको हम जड़ तक जाए, ये 47 से इन्होंने कंप्रोमाइज़ किए। जब इन्होंने माजरा शुमारी को दफन किया 22 साल के बाद, सियासी आवारागर्दी जब इन्होंने उसका नाम दिया, जब इन्होंने कांग्रेसियों को कहा ये गंदी नाली के कीड़े हैं, जब इन्होंने 87 में पोल रिगिंग्स की, जब राजू फारूक अकार्ड हुआ, जब यूसुफ साहब जैसे हज़ारों लोगों को सलाहुद्दीन बनना पड़ा, यासीन मलिक को बंदूक का रास्ता अपनाना पड़ा, हमीद शेख जैसे लोगों को, और बाकी जितने भी लोग हैं, वो उनके फारूक अब्दुल्ला के जो मजालिम थे उस वक्त, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई उनकी फैमिलीज़ के साथ, और जो पोल्स में धांधलियाँ की गई, तो मुझे लगता है वही एक वजह थी कि यहाँ बंदूक ने जन्म लिया और यहाँ लाखों लोग कब्रिस्तानों में पहुँचे। और मैं इसके आपके ज़रिए ये भी एक मांग करूँगा कि यहाँ एक ट्रूथ रिकन्सिलेशन एक कमीशन बन जाना चाहिए। जब जो भी 87 से आज तक बंदूक किन लोगों ने लाया, इसके पीछे कौन लोग थे जो उन्होंने नौजवानों को मजबूर किया बंदूक उठाने पे, और जो पॉलिटिकल किलिंग्स कश्मीर में हुई वो किन बेसिस पे, किन लोगों ने की, कश्मीरी पंडित भाइयों को किन लोगों ने मजबूर किया कश्मीर छोड़ने पे, और इन पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स का क्या रोल रहा इन 30-35 सालों में, या 87 से अगर हम कह रहे हैं
तो ये सामने आएगा। मुझे लगता है जो आज बड़े बड़े दावे करते, बड़े बड़े लोगों के गमखार बने बैठे हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। माजी में भी यहाँ पे इलेक्शंस मुनक्कद हुए, चाहे हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करेंगे, असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे, माजी के इलेक्शंस में और आज के इलेक्शंस में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? आज चेंज है। आज नौजवान को आगे आना है अपने हुकूकों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। इन जालिमों को है हाथ में जो ये आज लोगों को वर्गलाते हैं, उनको यहाँ सेंटिमेंट बोल के जो हमने 50 साल आज तक यही सुनते रहे, अब ये एक और अब ये रेफरेंडम की बातें कर रहे हैं। रेफरेंडम तो इन्होंने कब का दफन किया है, जब इन्होंने वजीर आजम से वजीर आला की कुर्सी ली थी, जिसको महाजरा शुमारी कहते हैं। अब ये तो मैं कहता हूँ ये अब यहाँ फिर कब्रिस्तान भरना चाहते हैं, स्कूल जलवाना चाहते हैं, ये यहाँ फिर से वही तबाही हमें 90s की तरफ धकेलना चाहते हैं, जो बार बार एक टाइम पे फारूक अब्दुल्ला कहता था कि पाकिस्तान पे बमबारी करो। एक टाइम पे मैंने खुद उनको सुना कि उसने कहा अब हमारे बच्चे पत्थर से जहाद कर रहे हैं। एक टाइम पे उन्होंने कहा कि अब हमारा फैसला चाइना करेगा। तो मुख्तलिफ टाइमों पर मुख्तलिफ यू टर्न लिए, जो एक इस कौम के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती रही। और इन नौजवान आज समझता है, आज इंटरनेट का ज़माना है, आज अपना फ्यूचर इनको देखना है, अपना मुस्तकबिल। अल्लाह बचाए, अगर खुदा न खास्ता आज नौजवानों में बेदार अगर ये सोच समझ के, हम कहते हैं सच्चाई का साथ दीजिए। आप देखिए ट्रूथ, हमारी भी किताब खोलिए, इनकी भी खोलिए। और ये जो लोग कहते हैं ए टीम बी टीम, जो भी टीम कहे, ये तो आज शिवसेना के साथ इन्होंने अलायंस किया, जो सबसे ज्यादा जिन्होंने मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोग थे। तो आप कैसे, अच्छा अब ये इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस में कहीं पे है ये मुद्दा, अगर इंडिया अलायंस दिल्ली में पावर में आई तो वो 317 में वापस दे देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना। तो किस बात पे अब लोगों को सोचना चाहिए सच्चाई क्या है, हमें परफॉर्म, हमें कैंडिडेट को देखना चाहिए। कल हमारे लिए हमने तो 3 MPs भेजे थे, फारूक अब्दुल्ला जैसी इतनी बड़ी हस्ती दिल्ली भेजी थी जब हमारे से 370 छीना गया। क्या फारूक अब्दुल्ला ने एक भी बात की? क्या हमारे फारूक अब्दुल्ला ने जब 12-15 370 के हवाले से आपसे सवाल रहेगा। 370 के हवाले से ये सवाल है इशफाक साहब कि आपने अपनी तकरीर के दौरान ये भी फरमाया कि 370 जो ही मनसूख किया गया, एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, और उस वक्त जो 3 सिटिंग MPs थे वो तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे। आपका ये कहना है कि ये पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करके रखी थी, तो आपका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 एब्रोगेशन में शामिल था? बिल्कुल 100%। जो उन्होंने यू टर्न लिए, कंप्रोमाइज किए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी सीरियस थी 370 को लेकर, क्योंकि 50 साल तो 370 पे ही हम ही लोग कहते थे ना, माजून इज्जत बेनून इज्जत त्रात सतत, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्लोगन था। इसको डिफेंड के लिए क्या इन्होंने किया, इसको पहले टेम्परेरी तो बोल रहे हैं हमें जेल में रखा गया। जेल के बाहर आके क्या किया? कोर्ट लेके गए। कोर्ट कोई रास्ता था? कोर्ट, आपको नहीं लगता कोर्ट कोई कंप्रोमाइज था? अगर अवामी कोर्ट में जाते तो ज़्यादा बेटर नहीं रहता? तो आज हम लोगों में जाते, अगर फारूक अब्दुल्ला उस वक्त रिज़ाइन कर देता, आज हम बोल सकते थे लोगों को फारूक साहब ने कल कुर्सी छोड़ी कश्मीरी कौम की बका के लिए, इनकी इज्जत के लिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दीजिए। क्या फारूक अब्दुल्ला तो अभी भी MP है? क्या एक बात भी इन 3 MP ने की? अगर ड्रामा ही करते, कपड़े फाड़ देते, तब भी हम कहते कश्मीरी के कुछ इन्होंने 370 को लेके किया। आखिरी सवाल रहेगा इशफाक साहब, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को अब श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के अंदर किस तरह से देखते हैं? इस वक्त इंशाअल्लाह रहमान अपनी पार्टी मजबूत है, और भारी अक्सरियत से हमारा जो कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जिनका बैट निशान है, कामयाब होगा। और ये लीड हम इंशाल्लाह गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से उनको दिलाएंगे। ये लीड इंशाल्लाह शुपया तक कायम रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बहरहाल ये हमारे साथ जुड़े थे जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के प्रेसिडेंट शेख इशफाक जब्बार और फॉर्मर MLA गांधरबल शेख इशफाक जब्बार हमारे साथ बात कर रहे थे और इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन बाजी जीतने में कामयाब होगा। खासकर हम श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट की बात करेंगे, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी कंटेस्ट करेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से वहीदुर रहमान पर्रा कंटेस्ट करेंगे, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से मोहम्मद अशरफ मीर कंटेस्ट करेंगे, जिन्हें शेख इशफाक जब्बार का समर्थन हासिल हुआ है।
है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट से कौन बाजी जीतने में कामयाब होगा। आप देखते रहिए जज्बात 24 सज्जाद रिजवी के साथ।